कौन सा वाला? एडमिनिस्ट्रेशन में डी, परिवर्तन प्रबंधन। ठीक है, इनको ना या तो राउंड मार्क कर लो, है ना, या तो एक किसी पे लिख के ना मुझे एक स्क्रीनशॉट कर भेज देना बस। ठीक है। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गई? यस मैम। हाँ जी, तो मैंने कल कहा था कि हम दो तरह के मेजरमेंट्स पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे इंटेलिजेंस को हम कैसे मेजर करेंगे। ठीक है, अब जब हम इंटेलिजेंस को मेजर करते हैं तो हम उसके लिए टर्म क्या यूज करते हैं? आईक्यू, यानी कि इंटेलिजेंस कोशेंट, बुद्धि लब्धि जिसे हम कहते हैं। ठीक है, कोशेंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मेरी बुद्धि कितनी होगी, यानी कि कितने नंबरों में कितनी होगी, है ना। जब मेजरमेंट जब हम कह रहे हैं तो वही चीज हो जाती है। तो अब आईक्यू के ऊपर देखो, कुछ तो आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं और कुछ आपको ऐसे चीजें आएंगी जैसे सम हो गए, आईक्यू का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आईक्यू के लिए आपको 3 क्वेश्चन रट लेने हैं बिल्कुल। पहली बात तो इसका फॉर्मूला क्या है? IQ इज इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू एज इंटू 100। है ना, ये इसका पूरा फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। अब पहले तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आना लाजमी होता है कि ठीक है, बहुत बार आए भी हैं और आ भी सकते हैं, कभी भी आ सकता है। तो इनमें से कोई भी दो चीजें दी होंगी और एक आपको निकालनी होगी। या तो आपको आईक्यू और सीए दिया होगा तो आपको मेंटल एज निकालना होगा। ठीक है, या फिर आपको आईक्यू ही निकालना होगा और सीए और एमए दोनों दिए होंगे। ठीक है, कोई भी सिचुएशन जैसे हम मैथ में होता है कि एक्स और वाई दिया है तो जेड निकालना है, वैसा वाला। ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना आना चाहिए। ठीक है, अगर उसने कहा है कि एक बच्चा है जिसकी आयु 6 वर्ष है, तो आप कहाँ लिखोगे उसको? एक्यूरेट आयु है ना, किसमें? सीए है ना, सीए में, है ना। अगर वो कहता है कि एक बच्चा है जिसकी आयु 6 वर्ष है, ठीक है, और उसका आईक्यू बताओ, उसकी मानसिक आयु भी 6 है, मान लो उसने ऐसे दे दिया, तो आपको यहाँ पे क्या निकलेगा कि उसका आईक्यू कितना है? 100 निकलेगा, है ना। 100 होगी। हाँ। हाँ जी। तो दूसरा उनका पूछने का वे ये होता है कि एक बच्चा जिसकी मानसिक जिसकी एक 6 साल का बच्चा जिसने पेपर के अंदर 100 स्कोर किया है, जब वो स्कोर कहता है ना, ठीक है, चाहे वो कोई भी पेपर कह रहा हो, आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने उस स्कोर को आईक्यू की जगह पुट कर देना है। ठीक है, और यहाँ से आपको वो इस तरीके से पूछेगा। यहाँ पे भी ये इसी तरीके से 100 ही आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 6 आ जाएगा। ठीक है, इधर आ जाएगा 100, तो हम 100 को काट देंगे 100 से, और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6। मेंटल एज कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। मेरी बात समझ गए ना? हाँ समझ गई। तो दोनों ही तरह से आपको मतलब क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना आना चाहिए कि अगर वो स्कोर कह रहा है तो आपको कहाँ वैल्यू पुट करनी है, और अगर वो प्रेजेंट एज, मानसिक आयु को वो मानसिक आयु ही लिखेगा, मेंटल एज को उसमें मोस्टली वही लिखता है। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग ना 3 ऐसी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, रट लेनी है। मतलब ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, मैंने कहा स्पेशली फॉर यू, क्योंकि आपके पेपर में ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। ठीक है, कि ये फॉर्मूला किसने दिया था? बिने नहीं बायनेट ने दिया था। नहीं, फॉर्मूला ये IQ MA अपॉन C into 100, ये वाला फॉर्मूला। हाँ, टर्म में नहीं दिया था। तो एक बार बायनेट में भी आता है, वो क्या रहता है? हाँ वही तो, वो आता है मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? हाँ, वो बायनेट का भी तेवर है ना। वो दिया था जी आपका बिने ने। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आता है कि जिसमें बच्चे मोस्टली टर्मिन लगाते हैं, आईक्यू के कॉन्सेप्ट किसने दिया था? कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला नहीं। जब फॉर्मूला पूछेगा तो आपको टर्मिन ही टिक करना है। जब कॉन्सेप्ट पूछेगा, देखो सिर्फ मतलब कि हम बुद्धि को माप सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये पूछ रहा है वो यहाँ पे। ठीक है, लेकिन उसको जो फॉर्मूला में बदला कि मेंटल एज अपॉन ये सब, ये टर्मिन ने किया था। ठीक है, ये किसने किया था? स्टर्न ने किया था। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है स्टर्न का, STERN।
ठीक है। और बच्चे मोस्टली स्टर्न और टर्मिन में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो फॉर्मूला अज्यूम कर लेते हैं। तो आपने ध्यान से पढ़ना है कि वो आईक्यू के टर्म को पूछ रहा है, टर्म भी कह सकता है वो, या वो कॉन्सेप्ट कह सकता है पेपर में, ठीक है। लेकिन अगर फॉर्मूला बोल रहा है कि किसने दिया है तो वो टर्मिन नहीं दिया। क्लियर? यस मैम। ये इसमें तीन रहता है नाम डाउट, आपको कई याद बार है? ना गलती कर जाते हैं इस क्वेश्चन में। हाँ जी, ये गलती हो जाती है, जैसे आपने बताया ना आईक्यू का कंसेप्ट और ये जो फॉर्मूला है, ये इसमें रहती गड़बड़ होती है। राइट राइट। और ये आया भी बहुत बार है, बहुत बार आया है, ठीक है। बहुत सारे टीचिंग एग्जाम्स में, इवन सिर्फ नेट में बहुत सारे टीचिंग एग्जाम्स में स्टर्न वाला क्वेश्चन कई बार आया है जिसमें काफी लोग टर्मिन ही लगा के आते हैं क्योंकि पता ही नहीं लगता, वो मतलब ध्यान नहीं रहता कह लो, ठीक है। तो यहाँ से ये फैक्चुअल आपको आ सकता है और प्लस इसके क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। तो ये तो हुई कि आईक्यू की बात, ठीक है। उसके बाद अब देखो, अगर हमें आईक्यू को मेजर करना है, हम जब मेजर करते हैं किसके थ्रू करते हैं, कैसे मेजर करते हैं? टेस्ट लेते हैं, है ना। आईक्यू का टेस्ट लेते हैं। टेस्ट हमारे फर्दर कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के टेस्ट होते हैं हमारे पास, वर्बल, नॉन वर्बल, ठीक है। वर्बल रहेंगे और नॉन वर्बल यानी कि शाब्दिक और गैर शाब्दिक, जिनका मतलब आपको बहुत बार आपने कम्युनिकेशन में भी पढ़ा है सब जगह। तो जिनमें भी हम मतलब कि इसके अंदर ओरल भी आ जाएगा और इसके अंदर रिटन भी आ जाएगा जब हम वर्बल कह रहे हैं। और जब हम नॉन वर्बल कह रहे हैं तो इसे हम परफॉर्मेंस भी कहते हैं, यानी कि जिसमें आप भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे, कुछ करके दिखा रहे हो, ठीक है। प्लस यहीं पे आपको बता देती हूँ, आपके पेपर में जैसे हमारे यहाँ पे इसको क्या कहते हैं जब हम टेस्ट लेते हैं, कल्चर फ्री, ये टर्म भी लिखी जा सकती है, या फिर कल्चर फेयर, ये टर्म भी लिखी जा सकती है, ठीक है। जब हम किसी भी टेस्ट को, यहाँ तो हम सिर्फ इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट तो पर्सनालिटी में भी होता है, क्रिएटिविटी में भी होता है, मोटिवेशन में भी होता है। हमारे पास कितने सारे क्वेश्चनेयर्स होते हैं, हर वेरिएबल के ऊपर हमारे पास क्वेश्चनेयर्स होते हैं ना। तो उनको अगर मैं कभी भी किसी भी टेस्ट को कल्चर फ्री या कल्चर फेयर कहती हूँ तो उसका मतलब होता है वो टेस्ट नॉन वर्बल है। कल्चर मतलब लैंग्वेज, ठीक है। फेयर मतलब या फ्री मतलब उसमें कोई बाधा नहीं है। जब हम किसी टेस्ट में कोई लैंग्वेज बाउंड नहीं है, यानी कि मुझे पर्टिकुलर, अब जैसे आप लोगों, मुझे अगर आपका आईक्यू टेस्ट लेना हो और मैं आपको दे दूं एक टेस्ट जो कि फ्रेंच में बना है, या फिर जो कि, क्योंकि शुरू में ना टेस्ट फ्रेंच में बनते थे, है ना। जैसे आपका आर्मी अल्फा टेस्ट है, आर्मी अल्फा टेस्ट फ्रेंच में बना है क्योंकि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान बना था। उस टाइम इंग्लिश इतनी नहीं चलती थी, उस टाइम फ्रेंच चलती थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको फ्रेंच आती ही नहीं थी, अब वो कैसे देते, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग जिनको वर्बल के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या फिर जैसे अनपढ़ है, इलिटरेट लोग थे उस टाइम पे बहुत ज्यादा, तो मेजोरिटी तो इलिटरेट थी आर्मी की, वो कहाँ से देती उस पेपर को, ठीक है। चाहे वो फ्रेंच में बना होता, चाहे इंग्लिश में, चाहे किसी भी भाषा में, जब वो है इलिटरेट, तो उनके लिए भी नॉन वर्बल टेस्ट को रेडी किया गया, ठीक है। सो इसलिए हमें जरूरत पड़ी कि हम एक कल्चर फेयर टेस्ट या कल्चर फ्री टेस्ट हर एक वेरिएबल में बनाते गए, ठीक है। इंटेलिजेंस में भी इसी तरह ये बनता गया। सो अगर ऐसी कोई भी इनमें से टर्म लिखी हो तो समझ जाना कि वो नॉन वर्बल की ही बात कर रहा है, जिसके अंदर ना उन लोगों को कुछ परफॉर्मेंस देनी होती थी, जैसे गेम्स खेल के दिखानी, जैसे अभी हम करेंगे इसके अंदर कौन से टेस्ट आते हैं, तो गेम से पता लग जाना कि आईक्यू क्या है इनका, इस तरीके से परफॉर्मेंस देनी है, मतलब कुछ बोलना या कुछ लिखना नहीं। समझ गए? क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट देखो, इसी को हम फर्दर दोनों को ही 2 चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन सा? इंडिविजुअल एंड ग्रुप, ठीक है। इसमें भी इंडिविजुअल एंड ग्रुप। तो हमारे पास 4 कैटेगरीज होती हैं इंटेलिजेंस का, जैसे हम टेस्ट, यहाँ मैं पर्टिकुलर इंटेलिजेंस की बात कर रही हूँ, बट ये जो मैंने चार्ट बनाया है, ये ऐसा चार्ट आपको किसी और वेरिएबल के लिए भी बन सकता है, क्योंकि हर वेरिएबल का हर तरीके का टेस्ट हमारे पास अवेलेबल होता है, ठीक है। बट यहाँ पे हम इसी की बात करेंगे। तो इंटेलिजेंस में हमारे पास 4 कैटेगरीज बन जाएंगी। अब हम चारों कैटेगरीज को नंबर 1 बाय 1 करेंगे।
ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी जैसे इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, ठीक है, मैं रैंडम लिख रही हूँ। अब देखो फर्स्ट में क्या है, वर्बल इंडिविजुअल, यानी ऐसे टेस्ट जो शाब्दिक हैं लेकिन व्यक्तिगत तौर पर दिए जाते हैं, यानी कि इंडिविजुअल, एक ही इंडिविजुअल दे सकता है, ठीक है। फिर आते हैं वर्बल ग्रुप टेस्ट, ठीक है, जो कि ग्रुप में बैठ के दिया जा सकता है, लेकिन है वो भी लिखने या पढ़ने वाला, मतलब एक एक ग्रुप आप डिवाइड कर दो क्लास का तो वो लोग जैसे दे सकते हैं। फिर दूसरा आ गया आपका नॉन वर्बल इंडिविजुअल एंड नॉन वर्बल ग्रुप, ठीक है। ये 4 कैटेगरीज आपकी यहाँ से बनती हैं। फर्दर फिर वो डिसाइड होता है जब हम करेंगे इसके अंदर, मैं आपको टेस्ट बताऊंगी। ये पूरा टॉपिक ना रटने वाला है, ठीक है, इसको ज्यादातर आपको रटना है क्योंकि क्वेश्चन सीधा आता है यहाँ से कि जैसे रेवेंस के ऊपर आया था, रेवेंस का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट उन्होंने पूछा था, नेट में भी आया ये हमारे, तो रेवेंस का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस उन्होंने पूछा था कि वर्बल है कि नॉन वर्बल है कि इंडिविजुअल है कि क्या है, मतलब क्या है वो, इस तरीके से पूछते हैं कि किस कैटेगरी में फॉल करता है ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब मैं आपको लिखवाती जाती हूँ, पहले आप लिख लो फिर मैं उसके बाद बता देती हूँ। वैसे तो टेस्ट के नाम ही है, मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट्स बना रहे हो तो लिख लेना, ठीक है। फर्स्ट हमारी कैटेगरी है वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। ये वाले जो मैं टेस्ट के नाम लिखवा रही हूँ सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस के। ओके, वर्बल इंडिविजुअल के अंदर बिने साइमन टेस्ट, ठीक है। बिने साइमन टेस्ट के लिए ये क्वेश्चन भी आता है कि फर्स्ट सक्सेसफुल इंटेलिजेंस टेस्ट कौन सा, ठीक है। ये टेस्ट पहली बार, मतलब पहला ऐसा टेस्ट था इंटेलिजेंस का जो कि सक्सेसफुल रहा था, ठीक है। सो फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो सक्सेसफुल रहा अगर वो पूछ रहे तो बिने साइमन टेस्ट उसका नाम है, ठीक है। इस टेस्ट को 1905 में बनाया गया था, लेकिन इसे कई बार रिवाइज किया गया था, ठीक है। सो एक क्वेश्चन तो बार बार जो रिपीट हुआ है वो ये है कि बिने साइमन का टेस्ट रिवाइज किसने किया था, तो इट वाज रिवाइज्ड बाय टर्मिन। ये क्वेश्चन, जैसे मैं वो वाला क्वेश्चन कह रही थी कि काफी बार रिपीट हुआ, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ कि बिने साइमन का टेस्ट किसने रिवाइज किया है, टर्मन ने रिवाइज किया, ठीक है। टर्मन ने ना इसको 3 बार रिवाइज किया, लेकिन जब तीसरी बार रिवाइज किया ना, तीसरी बार मतलब जब उसने मेजर इसके अंदर चेंजेस किए, ठीक है, उसको हम काउंट करते हैं, बाकियों को वो नहीं पूछता, ठीक है। तो दूसरा ही टेस्ट इसके अंदर अगर हम बात करें, जैसे मान लो इसको पहला ले लो, तो अगर हम इसको सेकंड वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट ले लेते हैं, तो ये था जी आपका स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट, ठीक है। ये यही वाला टेस्ट है जो बिने साइमन टेस्ट है। टर्मिन ने इसका नाम बदल के, ठीक है, इसका नाम ही बदल दिया था, मतलब जब उसने थर्ड बार इसमें रिवीजन किया ना, पहले वो सिर्फ इसके अंदर आइटम्स चेंज करता था, आइटम्स मतलब क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद उसने एक मेजर चेंज किया, उसने वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बैठ के इस टेस्ट को रिवाइज कर रहा था और उसने इसका नाम ही बदल दिया, स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट कर दिया उसने, ठीक है। और ये भी जो स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट भी जो बना था, टर्मिन ने बनाया था, वो भी हमारा वर्बल इंडिविजुअल की कैटेगरी में आता है, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ तक, ये कैटेगरी नाम याद करना है बस। यस मैम, इसमें तो बहुत सारे नाम आते जा रहे हैं। अभी और भी आएंगे बहुत सारे। ये सेकंड कैटेगरी आती है हमारी, कई बार तो मैं खुद ही भूल जाती हूँ, करवाती रहती हूँ ना तो याद रहता है, वरना दिमाग से निकल जाते कौन सा टेस्ट। अच्छा, सेकंड आता है वर्बल ग्रुप टेस्ट,
इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। इसके अंदर जी आपका पहला टेस्ट आएगा आर्मी अल्फा। बहुत बार क्वेश्चन आया इसके ऊपर, तो याद रखना। ये कब बना? ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान बना था। एंड इसे, जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया कि इसको फ्रेंच लैंग्वेज में बनाया गया और ये सक्सेसफुल नहीं था, ठीक है। 2 बार ऐसा क्वेश्चन आता है, देखो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए कि फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट इनमें से कौन सा है, ठीक है। अब जब वो ये क्वेश्चन पुट करेगा कि फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट बताओ, तो वहां पे आपको आर्मी अल्फा भी मिल सकता है। वैसे तो ऐसा होता नहीं कि दोनों ऑप्शंस में हो, एक ऑप्शन में होता है या तो आर्मी अल्फा लिखा होता है या फिर बिने साइमन लिखा होता है, ठीक है। अब फिर भी अगर मान लो कभी ऐसा हो गया कि उसने पूछ लिया, तो अगर वो सिंपली पूछ रहा है कि पहला इंटेलिजेंस टेस्ट कौन सा है, तब आप आर्मी अल्फा को टिक करेंगे। लेकिन ये टेस्ट अनसक्सेसफुल रहा था। अगर उसने क्वेश्चन पुट किया कि पहला सक्सेसफुल इंटेलिजेंस टेस्ट कौन सा है, तब आप बिने साइमन को टिक करेंगे। मेरी बात समझ गए? मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। अगर उसने सिंपली पूछा कि फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट कौन सा है, तो आर्मी अल्फा पहला इंटेलिजेंस टेस्ट है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि दिस वाज नॉट सक्सेसफुल, ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था, ये चल नहीं पाया था, ठीक है। तो अगर उसने क्वेश्चन में लिख दिया कि फर्स्ट सक्सेसफुल इंटेलिजेंस टेस्ट इनमें से कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा बिने साइमन, क्योंकि वो सक्सेसफुल था। क्लियर? मतलब कहने का कि काउंट दोनों पहले ही होते हैं, लेकिन जो आर्मी अल्फा है वो चला नहीं था और जो बिने साइमन है वो सक्सेसफुल रहा, बस। पहला टेस्ट तो फिर अल्फा ही हुआ ना। हाँ जी, हाँ जी। अगर सिंपली ये लिखा है कि पहला टेस्ट कौन सा है, तो आर्मी अल्फा टेस्ट सबसे पहले बना था, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। और ये दोनों में ऑप्शन में दोनों ही हो, आर्मी अल्फा भी हो, बैनेट भी हो, पहला सिंपल पूछा है तो आर्मी अल्फा ही रहेगा। आपने फिर सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल देखना है कि वो क्या पूछ रहा है। हाँ, अगर ना पूछा हो, कुछ भी ना पूछा हो, तो फिर हम आर्मी अल्फा को ही देंगे ना पहला। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ओके। देन क्या आता है हमारे पास कि ये जो आर्मी अल्फा है हाँ, जैसे मैं कह रही थी कि आर्मी की इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए बनाया गया था, बट ये टेस्ट फ्रेंच में था, तो काफी सारी आर्मी ऐसी थी जो इलिटरेट थी, तो वो टेस्ट ही नहीं दे पाए। और काफी सारी आर्मी ऐसी थी जिनको इंग्लिश आती थी, ठीक है, क्योंकि ये यूएस में बना था और इसलिए ये मतलब दे नहीं पाए थे वो लोग, तो ये इतना सक्सेसफुल नहीं रहा था। फ्रेंच गिने चुने लोगों को आती थी, वही इसको दे पाए थे, ठीक है। देन नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास आता है शिकागो, तो नॉन वर्बल है। इसके अंदर आता है जनरल मेंटल एबिलिटीज टेस्ट, ये दिया था एस जलोटा ने, ये इंडियन है, ठीक है। हमारे यहाँ पे जब हम पीएचडी में कह लो या एमएड में, तो बहुत से लोग कॉमनली इंटेलिजेंस को एज अ वेरिएबल लेते हैं, तो एस जलोटा का टेस्ट जरूर उठाते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हमने कहीं भी इंटेलिजेंस का कुछ भी मेजर करना हो, तो हम ये जनरल मेंटल एबिलिटी, मतलब किसी की भी सामान्य तौर पर जब हम मेंटल एबिलिटीज को टेस्ट कर रहे हैं, तो काफी यूज किया जाता है। एस जलोटा का टेस्ट है, तो आपको याद रखना है, और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में काफी इसका यूज होता है, ठीक है। सो जनरल मेंटल एबिलिटीज, ये भी वर्बल ग्रुप टेस्ट के अंदर आता है, ठीक है। ओके, देन हमारे पास आती है जी कैटेगरी थर्ड। अब इंडिविजुअल आ जाएंगे, नहीं सॉरी, नॉन वर्बल आ जाएंगे। नॉन वर्बल में सारे गेम्स वाले टेस्ट हैं, मतलब गेमिंग की तरह जो होते हैं। नॉन वर्बल इंडिविजुअल,
नॉन वर्बल इंडिविजुअल में पहला टेस्ट आप लिखो बिल्डिंग ब्लॉक्स। बच्चे खेलते हैं ना जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स, कि वुडन के ब्लॉक्स होते हैं, उनसे कुछ कुछ बनाना होता है बस, ठीक है। और इसमें सबसे फेमस टेस्ट जो है वो कोज ब्लॉक टेस्ट है। कोह ने बनाया है, कोह का ब्लॉक टेस्ट। फिर एक हमारे पास आते हैं पिक्चर कंस्ट्रक्शन। जैसे जैसे स्टोरी टेलिंग में नहीं होता कि पिक्चर देख के उसमें लिखते हैं, बस इसमें पिक्चर बनाते हैं। अधूरी पिक्चर को कंप्लीट करना, या फिर कह लीजिए कि पिक्चर मतलब बनाना, एक तरह से कंस्ट्रक्ट करना। तो इसमें भी हेलीज पिक्टोरियल टेस्ट सबसे फेमस है। हेलीज पिक्टोरियल टेस्ट। एक हमारे पास होता है ट्रेसिंग ए मेज। ट्रेसिंग अ मेज का मतलब होता है जैसे भूल भुलैया, जैसे हम न्यूज़पेपर में नहीं सॉल्व करते कि एक जगह से घुसना और कहाँ से निकलेंगे, 2-3 रास्ते होते हैं निकलने के, वो वाला, ठीक है। ट्रेसिंग अ मेज में हमें चेक करके इसका एग्जांपल बताती हूँ, इसका भी है। पोर्टियस मेज टेस्ट, यस, ठीक है। इसका है जी ठीक है, पोर्टियस का मेज टेस्ट है ये। ओके, इसके अलावा हमारे पास आता है इंडिविजुअल में एक इंडियन आता है। इंडियन का क्या नाम है? नाम ही भूल गई मैं उस बंदे का। भाटिया, हाँ, भाटियाज बैटरी परफॉर्मेंस। भाटियाज बैटरी परफॉर्मेंस टेस्ट, ठीक है। डेवलप्ड बाय CM भाटिया, ठीक है। इसको CM भाटिया ने बनाया, और इसके नीचे ये भी लिख लेना कि इसमें फर्दर 5 टेस्ट आते हैं, एक टेस्ट नहीं है। जब भी कभी किसी टेस्ट के अंदर, चाहे वो किसी भी वेरिएबल का टेस्ट है, जब हम ये जो बैटरी वर्ड यूज कर देते हैं ना, ठीक है, बैटरी का मतलब होता है कि उसमें एक टेस्ट, एक परफॉर्मेंस नहीं देनी, उसमें कई परफॉर्मेंसेस देनी, ठीक है। उसमें कई चीजें करके दिखानी पड़ेंगी। मतलब अगर आपने ये बैटरी चूज किया है, तो आपका जो कैंडिडेट है, जो आपका सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आप वो अप्लाई कर रहे हो, उसको उस टेस्ट के अंदर जितने भी टेस्ट हैं वो सारे देने पड़ेंगे। यहाँ तो सिंगल सिंगल परफॉर्मेंस थी ना, तो यहाँ पे उनको जैसे 5 टेस्ट हैं इसके अंदर को का भी इसने 2 तो इसने उदाहरण लिए हुए हैं, मतलब दूसरों के लिए हुए हैं। एक अलेक्जेंडर का टेस्ट है, अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट, ठीक है, वो अलग से भी लिखा दूंगी अभी, ठीक है। और एक को का भी है इसके अंदर। बाकी इसका पिक्चर कंस्ट्रक्शन है, एक मेमोरी टेस्ट है, एक और है जो इसने खुद ने बनाए हुए हैं। तो 3 टेस्ट इसने खुद ने बनाए हुए हैं, और 2 टेस्ट इसने मतलब बोरो करके इसके अंदर इंक्लूड की हुई है, 5 की सीरीज बनाई हुई है। और उसका टोटल जो उसका मतलब ओवरऑल जो नाम दिया है वो है भाटियाज बैटरी परफॉर्मेंस टेस्ट, ठीक है। इसके बाद आप ना वो लिख लो अलेक्जेंडर का, मैं लिख देती हूँ 5 नंबर, अलेक्जेंडर्स पास अलोंग टेस्ट।
ये सारे आपके नॉन वर्बल। देन हम नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं। नेक्स्ट में तो 3 ही है, इसमें ही ज्यादा। नेक्स्ट आती है ग्रुप वाली, सॉरी नॉन वर्बल ग्रुप। नॉन वर्बल ग्रुप के अंदर जो आते हैं, 2 इंपॉर्टेंट है उनमें से। एक तो आता है जी आर्मी बीटा। अब जब अल्फा वाज नॉट सक्सेसफुल, ठीक है, तो उन्होंने क्या बनाया, बीटा, जिसे उन्होंने नॉन वर्बल कैटेगरी में बना दिया। कि जैसे मैंने बताया आपको, रीजन बता दिया, लैंग्वेज वाज द बिगेस्ट बैरियर, ठीक है, तो इसकी वजह से टेस्ट नहीं दे पा रहे थे, तो इसलिए उन्होंने आर्मी बीटा को यहाँ पे क्या कर दिया, एज अ टेस्ट बना दिया। इसको भी आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की डेट दोगे, ठीक है, बनाया उसी वक्त था, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टेस्ट नहीं था, और ये नॉन वर्बल कैटेगरी में आता है, ये वर्बल में नहीं आता, ठीक है, और ना ही इसे फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट कहा जाता है। बस ये अल्फा के ऑपोजिट में बनाया था, इसलिए इसका क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन जब आएगा तो आपको आर्मी अल्फा और बीटा दोनों लिखे हो सकते हैं, और वो पूछ सकता है कि इसमें से वर्बल की कैटेगरी में कौन सा आता है। वैसे भी क्या बोलते हैं वो अच्छा, ये भी याद रखना है कि वो वर्बल की ग्रुप कैटेगरी में आता है, ये नॉन वर्बल की ग्रुप कैटेगरी में आता है, लेकिन टेस्ट दोनों ही ग्रुप है। मैम, और आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आर्मी वाला आया था ना, ये अल्फा वाला आया था क्या? आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ना? हाँ जी, आर्मी अल्फा था कि बीटा? बीटा, बीटा बाद में है। बीटा बाद में आया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, उससे पहले आर्मी अल्फा ना? हाँ जी, उस दौरान आया, आर्मी तो ड्यूरिंग आया, अल्फा सॉरी। अल्फा फर्स्ट वॉर के मतलब मुझे क्लियर नहीं हुआ, एक बार फिर रिपीट दो। बीटा आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया ना? हाँ जी, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। और अल्फा तो उससे पहले था। अल्फा उससे पहले था, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। ओके, हाँ वो तो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। ठीक है, देन आता है हमारा क्या बोलते हैं, शिकागो नॉन वर्बल टेस्ट। सिंपली बस इसका तो नाम ही नॉन वर्बल है, तो आप देखते ही समझ जाओगे, ठीक है। शिकागो नॉन वर्बल टेस्ट, ये भी बस इसमें कुछ गेम्स हैं। देन लास्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। रेवेंस का टेस्ट है, रेवेंस ने बनाया है। प्रोग्रेसिव शब्द जब हम किसी चीज में लगाते हैं, प्रोग्रेसिव मतलब जिसके लेवल, डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहता है, ठीक है। जैसे हम कैंडी क्रश खेलते हैं तो पहला लेवल बिल्कुल आसान, कोई भी गेम खेलते हैं पहला लेवल बहुत आसान होता है, फिर धीरे 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 बढ़ता रहता है। ये मैंने किया हुआ है ग्रुप में, मतलब ये इतना एंड का इसका जो लेवल होता है ना, ये पता कैसे बना होता है, एक बुकलेट होती है, बुकलेट दी जाती है, उसमें पहले होता है ए, मतलब यहाँ से लिखती हूँ, ए होता है, ठीक है, ए के अंदर आपको ना आगे मतलब 5 मैट्रिसेस मिलेंगी। मैट्रिसेस मैं बताती हूँ कैसे होता है, अभी दिखाती हूँ आपको, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा बी लेवल, बी लेवल के अंदर फिर से आपको कुछ मैट्रिसेस दिखेंगी, सॉल्व करनी है। फिर सी आ जाता है, फिर डी आ जाता है, फिर ई आ जाता है, ठीक है। ई वाला जो लास्ट होता है ना, E5, मतलब इतना डिफिकल्ट होता है कि पूरा ग्रुप नहीं उसको सॉल्व कर पाता, और होता मैट्रिसेस है, मतलब गेम्स की तरह होता है, ठीक है, बट स्टिल बहुत डिफिकल्ट होता है, और उसके हिसाब से आपकी ग्रुप इंटेलिजेंस बता दी जाती है। तो ये होता है रेवेंस का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, ठीक है। आई शो यू,
ऐसा। इसमें क्या होता है ना, जैसे मान लो ये पिक्चर्स दी हुई हैं, अब आपको क्या बताना कि इसमें कौन सा आएगा पिक्चर, मतलब पहले 3 पिक्चर्स ये हैं, फिर ये हैं, फिर ये हैं, अब छठी वाली पिक्चर इन ऑप्शंस में से कौन सी होगी, ठीक है। या फिर जैसे ये वाली है कि ये पहली 3 ये हैं, फिर ये वाली है, फिर ये वाली है, 7वीं वाली कौन सी, ये सॉरी 9th पिक्चर इनमें से ऑप्शंस में से कौन सी होगी, ये आपको बताना, ठीक है। इसको मैट्रिसेस कहते हैं, ये फिगर्स को मैट्रिसेस, और इसे प्रोग्रेसिव ही कहा जाता है। देखो इसका बुकलेट का कवर ऐसा होता है, तो जेसी रेविन ने बनाया इसको, और इसमें ABCDE तक के सेट्स होते हैं जो आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके का ये टेस्ट होता है। बस आपको याद रखना है कि ये नॉन वर्बल ग्रुप की कैटेगरी में आता है। तो ये चारों कैटेगरीज क्लियर है? यस। मेन काम आपका यहाँ पे इस टॉपिक में इतना ही है कि आपको ये याद करना है कि कौन सा टेस्ट कौन सी कैटेगरी में आता है। देखो जब आप बिल्डिंग ब्लॉक वगैरह ये सब वहाँ पे देखोगे ना, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये गेमिंग वाले हैं, यानी कि ये नॉन वर्बल में आते हैं। लेकिन फिर फर्दर नॉन वर्बल में भी आपको याद करना पड़ेगा कि भाई ग्रुप में कौन सा आ रहा है और इंडिविजुअल में कौन सा आ रहा है। तो आप ग्रुप याद कर लोगे ना, तो बाकी तो इंडिविजुअल ही है। ग्रुप वाले जैसे 3 ही है, तो उनको याद कर लो, ठीक है। में से भी वो 2 ही पूछता है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो इनको। अब हम बात कर लेते हैं पर्सनालिटी की असेसमेंट की, कि पर्सनालिटी को कैसे असेस किया जाता है। तो हम कैसे कर सकते हैं पर्सनालिटी को, कैसे माप सकते हैं, हम माप सकते हैं? यस मैम। कैसे, हाउ? एक तो एटीट्यूड से भी नापते हैं कि क्या है, और जैसे कल नेचर वाइज भी नापा था कि इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, राइट, है ना। तो काफी सारे तरीके हैं पर्सनालिटी का, एक कोई तरीका नहीं है। जैसे उसमें तो हम सिर्फ IQ ही कर रहे थे, इसके अंदर क्या है कि हमारे पास काफी टेक्निक्स एंड टूल्स होते हैं। तो हम टेक्निक्स एंड टूल्स समझेंगे यहाँ पे कौन से होते हैं। फर्स्ट सबसे सिंपलेस्ट टेक्निक जो है या टूल कह लो, जिसे हम हर रोज हर वक्त जिसका हम यूज करते हैं, हर वक्त हम जब किसी को मैं असेस कर रही हूँ, ये कैसा बंदा है, क्या है ना, हम ऐसी चीजें देख रहे हैं, तो वो उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन। सबसे बेसिक, ठीक है। जब हम ऑब्जर्व करते हैं, नोटिस करते हैं हर एक चीज को, तो हम पर्सनालिटी को काफी हद तक वहीं पे, जैसे टीचर भी क्लास में क्या करता है, बच्चों को क्या करता है, नोटिस करता है ना, ऑब्जर्व करता है। ये थोड़ी ना कि उनका इंटरव्यू लेने बैठता है। तो ये एक बेसिक सी चीज है कि कोई भी मेरे सामने है, मैं उसे बहुत ही इजिली ऑब्जर्वेशन के थ्रू उसकी पर्सनालिटी को असेस कर सकती हूँ, ठीक है, आंक सकती हूँ। देन नेक्स्ट आता है जी इंटरव्यू। इंटरव्यू सिर्फ प्रोफेशनल तरीकों से ही किया जाता है, वो आपको पता ही है, ठीक है। अच्छा, ऑब्जर्वेशन में भी मैंने आपको ये डेटा कलेक्शन के टूल्स में भी कराया था, है ना, पार्टिसिपेंट, ये सारा वही है, वही आएगा यहाँ पे, ठीक है, और नॉन पार्टिसिपेंट, ठीक है। देन इंटरव्यू टेक्निक हमारी आ जाती है। इंटरव्यू टेक्निक से भी हम किसी की पर्सनालिटी को उससे क्वेश्चंस पूछ के जज कर सकते हैं, ठीक है। देन एक हमारे पास आ जाता है जी रेटिंग। किसी को हम रेट करवा के, रेटिंग स्केल के द्वारा भी हम उनकी पर्सनालिटी को असेस कर सकते हैं। जैसे टीचर्स के लिए, जैसे मैं जब ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाती थी, तो वहां पे क्या था कि वीकली, हर 2 हफ्ते बाद, मतलब 15 दिन लगा लो, 2 हफ्ते बाद एक रिव्यू लिया जाता था। मतलब सभी क्लासेस के अंदर की, यहाँ टीचर्स के नेम लिखे जाते थे, यहाँ पे ना स्टार्स दिए होते थे कि किस सब्जेक्ट को आप कितने स्टार देते हो, ठीक है। इसकी स्लिप की बैक साइड पे आप लिख के भी बता सकते थे कि मतलब वो बच्चे, कि अगर आपने किसी टीचर को मान लो 1 मार्क दिया है तो क्यों दिया है, मतलब क्या क्या रीजन है। मोस्टली बच्चे लिखते नहीं थे, बस मार्क दे देते थे। तो ये इससे क्या पता लगता है, उस टीचर की पर्सनालिटी की असेसमेंट होती है ना, कि उसका टीचिंग मेथड क्या है, या मतलब वो ओवरऑल उसका एक पता लग जाता है, आपको आइडिया लग जाता है कि क्या चीजें हैं उसके बारे में बच्चों के दिमाग में। तो आपको पर्सनालिटी की असेसमेंट हो जाती है वहाँ पे, ठीक है।
देन हमारे पास टेक्निक होती है सिचुएशनल टेस्ट्स। इसके अंदर हम एक गिवन सिचुएशन में बंदे को डाल देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इसका एग्जांपल दिया था कि अगर मुझे किसी की पर्सनालिटी में ऑनेस्टी को टेस्ट करना है कि वो बंदा ऑनेस्ट है कि नहीं, तो मैं एक 10 रुपी का नोट गेर के देख लूंगी कि भाई वो उठाता है नहीं उठाता, या जो मैं मान लो 100 रुपया 500 रुपया मैंने गेर के देख लिया कि भाई ये उठाएगा या मेरे को देगा या क्या करेगा, है ना। तो उससे क्या हो जाएगा कि आपने उसको गिवन सिचुएशन में डाल दिया जहां पे आपको पता चल रहा है कि उसकी उस वैल्यू जो पर्टिकुलरली आप उसकी पर्सनालिटी में देखना चाहते हो आपको वो दिख जाएगी वहां से, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो क्वेश्चनियर्स जितने भी होते हैं, ठीक है, क्वेश्चनियर्स के अंदर जैसे मैंने आपको एक तो कल आपको 16 पीएफ बताया था, है ना, पर्सनालिटी फैक्टर, जो कि किसने दिया है, कैटल ने हमें दिया है। एक और आ जाता है एमएमपीआई। एमएमपीआई की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है मेनका स्पेशली आपके लिए, ठीक है, कि फुल फॉर्म अगर क्योंकि फुल फॉर्म बड़ी इजीली आ जाती होती है। एमएमपीआई क्या है, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। ये भी एक इन्वेंटरी है, ठीक है क्वेश्चनर ही है, बट ये दोनों ही इन्वेंटरीज में आ जाते हैं। तो आप यहाँ पे क्वेश्चनर ऑब्लिक इन्वेंटरी भी कर सकते हो, और स्केड्यूल्स भी आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। किसी से भी हम पर्सनालिटी को टेस्ट कर सकते हैं वेरी इजीली। तो ये सारे आपके पर्सनालिटी के असेसमेंट के टूल्स होते हैं जिससे हम पर्सनालिटी को बहुत ही आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इन सब में एक कमी होती है, क्या? क्या कमी है इसमें? क्या इससे हमें सही मायने में पर्सनालिटी पता चल जाएगी? नहीं, वही कह रही थी कि आर्टिफिशियली होता है जब हम कोई टेस्ट करते हैं। बिल्कुल, है ना, इससे हमें एक्चुअल पर्सनालिटी की जजमेंट नहीं होती है। तो हम ठीक है जनरली यही टूल्स हम अपनाते हैं, लेकिन अगर बहुत ही हमने ऐसा कोई कुछ ऐसा हो कि जिसमें मुझे सच में ही बिल्कुल एक्चुअल डेटा चाहिए मुझे, या बिल्कुल एक्चुअली पर्सनालिटी को जानना है, तो हमें इससे इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ सकता है कि अगर मुझे देखो ये सारी जितने भी ये हमने किए हैं ना, ये सारे आपके कॉन्शियस माइंड को रीड करते हैं। मतलब साइकोलॉजिकली अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा साइकोलॉजी में कि पर्सनालिटी के ऐसी कौन से टूल्स हैं जो आपके कॉन्शियस माइंड को रीड करते हैं। कॉन्शियस मतलब मुझे पता है क्या हो रहा है। अब इंटरव्यू में भी ऐसा थोड़ी ना है कि मैं कहूंगी जी मैं तो सबसे सही कैंडिडेट हूँ, मैं ही हूँ, है ना, ऐसे ही कहूंगी ना। अब मैं ये थोड़ी कहूंगी कि देखो मैं थोड़ी लेजी भी हूँ, कभी कभी एडजस्ट कर लेना, है ना, ऐसा थोड़ी कहूंगी। तो ऑब्वियसली आप जो डेटा देते हो, क्योंकि सब्जेक्ट खुद डेटा दे रहा है, तो इतना फेयर डेटा नहीं होता। अब आप कहोगे मैम रेटिंग स्केल में तो दूसरा बंदा डेटा दे रहा है ना, लेकिन रेटिंग स्केल तो सबसे ज्यादा रिस्की है क्योंकि उसमें बायसनेस हो सकती है। अब मुझे कोई टीचर अच्छा लगता है अगर, तो उसने चाहे पढ़ाया अच्छा हो ना हो, या वो लेट आता हो, तो भी मैं उसको उतना ही मार्क दूंगी, है ना। तो रेटिंग स्केल में बायसनेस होती है। प्लस अगर मैंने मान लीजिए किसी को 1 स्टार दिया है रेटिंग में, तो क्यों दिया है उसका रीजन डिफाइन नहीं होता, ठीक है। ये नहीं पता लगता कि भी क्या पता वो पढ़ाता अच्छा हो लेकिन लेट आता हो, इसलिए बच्चे ने 1 मार्क दे दिया, क्या पता उसको कोई और रीजन हो, ठीक है। अब ये रीजंस डिस्क्लोज नहीं होते यहाँ पे फिर, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे टेस्ट आपके कॉन्शियस माइंड को रीड करते हैं। बट जब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास अगर पर्सनालिटी को हमने किसी का अनकॉन्शियस माइंड रीड करना है, तब हम क्या अप्लाई करते हैं, ठीक है। तब हम अप्लाई करते हैं जी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, जो मैंने शायद पहले भी करवाई है। आप लोगों ने किए हैं ये पहले? मेरे ख्याल से किए है ना। मैम वो बीच बीच में यूज किया था आपने। हाँ, आगे वो थोड़ा मैंने शायद डेटा कलेक्शन में ही करा था ये। डाटा कलेक्शन में, ये थ्योरीज में भी यूज किया था आपने लर्निंग की। थ्योरी में
अच्छा ठीक है ठीक है। जब हमने साइको शुरू की थी ना, साइकोलॉजी, ओके इसमें वो रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट वगैरह सारे हाँ इसमें हाँ वही 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 है कार्ड्स वही है। वाला, कार्ड्स वाला। अब पहला इसमें आ जाता है जी इंक ब्लॉट टेस्ट, रोशाच इंक ब्लॉट टेस्ट। कोई कुछ कह रहा है, आवाज कट रही है। अनकॉन्शियस माइंड को रीड करता है, ठीक है। जैसे एक बार ना हमारे सर ने हमें सर ने ना बड़ा फनी एग्जाम्पल, फनी नहीं था मतलब वो मुझे भूलता ही नहीं। तो सर ने एग्जाम्पल दिया कि मतलब हम काउंसलिंग्स के बारे में बात कर रहे थे कि जो काउंसलर्स होते हैं जो बहुत ही डीप काउंसलिंग्स करते हैं वो इनको यूज करते हैं एक्चुअली। तो वो आपका अनकॉन्शियस माइंड रीड कर जाते हैं, बट उनके पास ऐसी, क्योंकि उनके पास ऐसी टेक्निक्स होती हैं, ऐसा नहीं कि वो अंतर्यामी होते हैं। तो वी वर डिस्कसिंग दैट टॉपिक। तो सर ने बताया कि जैसे एक लड़की थी, तो उसके फादर उसको मतलब फादर ही थे, मतलब उनकी मदर की डेथ हो गई। तो जैसे उनके उसने कहा कि मैं शादी ही नहीं करूंगी, मतलब उसका कोई भाई बहन भी नहीं था, और मैं बस पापा की देख रेख करूंगी, है ना, मतलब पापा के साथ ही रहूंगी। तो उसने बहुत लॉन्ग टर्म तक यही डिसीजन अपना फॉलो किया। तो एक टाइम पे वो बहुत बीमार हो गई, इतना बीमार हो गई कि मतलब बहुत ही ज्यादा उसको स्किन इश्यूज रहने लगे, उसको मतलब बहुत ही ज्यादा फिजिकली उसको प्रॉब्लम्स रहने लगी, है ना, कभी ये दवाई खा रही है कभी वो। तो फिर उसके ना काउंसलिंग सेशंस कराए गए। तो काउंसलिंग सेशंस में ये पता लगा कि शी वांटेड टू गेट मैरिड एक्चुअली। सीधी सी एक इशू निकल के आया कि उसका इनर माइंड, आउटर माइंड क्या कह रहा है कि कॉन्शियसली वो क्या कह रही है कि नहीं मुझे तो यहीं रहना है, मुझे देखना है ना, वो डाइसी हो रही है ना। बट उसका जो इनर माइंड है समवेयर उसने अपने अनकॉन्शियस माइंड में ये इस विश को एक्सप्रेस कर लिया कि नहीं मुझे तो शादी करनी है, ठीक है। तो वो जो है चीज निकल के आती है जिसकी वजह से वो एक्सप्रेस करने की वजह से फिजिकली काफी सारी। तो अनकॉन्शियस माइंड जैसे हम डिस्कस भी करते हैं कि अनकॉन्शियस माइंड क्या है, जिसके अंदर हम अधूरी इच्छाओं को दबा लेते हैं, या कहीं ना कहीं हम उसमें जो हमारी चीजें पूरी नहीं होती, मतलब वही अधूरी अनफुलफिल्ड डिजायर्स जैसे लिखा जाता है, इवन ऑप्शन में भी यही आता है। तो उनको रीड आउट करने के लिए या उनको जानने के लिए कि अंदर हमने मन में क्या छुपा रखा है, ठीक है, वो उसके लिए प्रोजेक्टिव टेक्निक्स अप्लाई होती हैं। तो बहुत सारे काउंसलर्स भी उसको अप्लाई करते हैं। प्लस जैसे बच्चों के लिए अगर किसी को या मेंटली कोई इशू है तब भी हम अप्लाई करते हैं। प्लस बहुत सारे इंटरव्यूज में तक इसे अप्लाई किया जाता है। मैंने शायद आपको बताया होगा जब हम एकेडमीज में पढ़ाते थे, तो मुझे ये बात वैसे पता नहीं थी, वहां पे एनडीए वाले बच्चे भी पढ़ते थे, डिफेंस के जो बच्चे होते हैं जो डिफेंस में जाना चाहते हैं, तो वो बताते थे कि हमारा टीएटी लिया जाता है। तो टीएटी मतलब प्रोजेक्टिव टेक्निक में हम जो करते हैं थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। तो मतलब वहाँ पे जब उनका सारा इंटरव्यू डिफेंस में क्लियर हो जाता है, उनका एक राउंड ये होता है कि उनको एक स्टोरी बतानी होती है, मतलब पिक्चर दिखाई जाती है और स्टोरीज बतानी होती है, सो दैट उन स्टोरीज से रिलेट करके वो साइकोलॉजिस्ट उनको रीड करते हैं। प्लस उनके इंटरव्यूज में भी साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं, उनका नोटिस करते हैं उनका बिहेवियर एंड ऑल, क्योंकि वो एक स्ट्रिक्ट जॉब है, आपको भी पता है डिफेंस में मतलब आप एक पत्थर की लकीर होती है हर चीज। तो वो इतना स्ट्रिक्टनेस फॉलो कर पाएंगे या नहीं, कैसी पर्सनालिटी इनर कैसी है। अब बाहर से तो वो बंदा बहुत ही पैशनेट हो के आया है कि मुझे तो डिफेंस में जाना है, मैं फॉलो करूंगा, बहुत सारे लोग भाग भी जाते हैं बाद में। सो वो वहीं पे उनको एक्चुअल पर्सनालिटी को टेस्ट करना चाहते हैं, तो वहां पे भी टेस्ट लिए जाते हैं। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स काफी जगह अप्लाई की जाती हैं, प्रोफेशनली भी और पर्सनल लेवल पे भी, ठीक है। जिसमें हमारी 3 तो मेन है, इंक ब्लॉट, ठीक है, दूसरा है थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, तीसरा है चिल्ड्रन एपरसेप्शन टेस्ट। मोस्टली पेपर के अंदर इसको टीएटी एंड सीएटी लिखा जाता है, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन भी पूछती हूँ मैं, कहता है इनमें से बच्चों का क्या क्वेश्चन था, अच्छा आपने इंटेलिजेंस में एक वो नहीं किया, अच्छा उसके बाद पूछूंगी मैं आपसे, कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है।
ये तीनों टेस्ट हैं, ठीक है, इनके नाम आपको याद करने हैं और ये किसने दिए हैं ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सो पहले हम इंक ब्लॉट रोशाच ने दिया है, आपको पता है इंक ब्लॉट टेस्ट। दिस इज गिवन बाय रोशाच। रोशाच की ये स्पेलिंग है, मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि मैं मोस्टली गलत करती हूँ इसको। रोशाच इंक ब्लॉट टेस्ट एक प्रोजेक्टिव टेक्निक का टेस्ट है। इस तरीके से यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, जैसे ना इंक नहीं होती, इंक को हम एक पेपर पे फेंक देते हैं और मतलब पेपर के गिरा दिया पेपर के ऊपर और उस पेपर को फोल्ड कर दिया। फोल्ड करके जब हम खोलते हैं तो ऐसी कुछ रैंडम पैटर्न्स बन जाती हैं पेपर के ऊपर और इन पैटर्न्स को दिखा के पूछा जाता है सामने वाले सब्जेक्ट से कि आपको क्या नजर आ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं कहूँ मुझे तो मतलब क्या नजर आ रहा है, पता नहीं क्या आ रहा है, तो मतलब जैसे बटरफ्लाई जैसा कुछ नजर आ रहा है, ऐसा है ना, बैट जैसा कुछ नजर आ रहा है, तो सब लोगों के जवाब अलग अलग होते हैं और उसी से उनका माइंड रीड किया जाता है। लेकिन ये बहुत ही डीप है, हम जैसे लोग इसको नहीं, मतलब बिल्कुल ही टेक्निकली इसके लिए सीखना पड़ता है और फिर ही आप एक मतलब उस पर पहुंच पाते हो, ठीक है। एंड इम्पॉर्टेंट चीज इसमें जो आपको याद करनी है, मैंने शायद पिछली बार भी लिखाई होगी, टोटल 10 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। टोटल इज इक्वल टू 10, टोटल कार्ड्स इज इक्वल टू 10, ऐसे लिखना, टोटल कार्ड इज इक्वल टू 10, 5 ब्लैक एंड व्हाइट एंड 5 मल्टी कलर्ड, ठीक है। टोटल हमारे पास 10 कार्ड्स होते हैं जिनमें से 5 होते हैं मल्टी कलर्ड और 5 हमारे होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। और जो ये मल्टी कलर्ड भी है ना, इसमें से भी अगर पूछ ले तो 3 हमारे पास 3 मल्टी कलर्ड होंगे और जो 2 हैं वो रेड एंड व्हाइट रहेंगे, अगर फर्दर ये इंफॉर्मेशन भी पूछ लेता है, ठीक है। उस 5 में से भी फर्दर 2 मल्टी कलर्ड ही होते हैं, और सॉरी 3, और 2 रेड एंड व्हाइट होते हैं, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, ठीक है। ये देखो रेड एंड ब्लैक लिखो, रेड एंड ब्लैक, या रेड एंड व्हाइट भी लिख सकते हो वैसे, ठीक है। ये 2 जैसे अलग से रेड एंड ब्लैक दिख रहे हैं आपको, बाकी के 1 2 3 4 5, ये 5 के 5 ब्लैक एंड व्हाइट हैं और ये बाकी के 3 मल्टी कलर्ड हैं, इनमें ब्लू वगैरह कलर, ग्रीन, ये सब भी हैं। टोटल 10 कार्ड्स, ठीक है। ये आपका इंक ब्लॉट टेस्ट होता है। फिर हमारे पास एक जो मैंने बोला थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, देखो इसके अंदर क्या रहता है, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट जो है ये एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है और ये, हाँ 2 नाम है यहाँ पे, दोनों नाम आपको याद करने हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज है, एक तो है कि ये डेवलप किया था किसने, हेनरी मुर्रे ने। हेनरी मुर्रे ने, ये नाम लिखा है हेनरी मुर्रे, मोस्टली मुर्रे भी लिख दिया जाता है, हेनरी मुर्रे ने इसको डेवलप किया था, बट इसको सीडी मॉर्गन ने, क्रिस्टीना डी मॉर्गन लिखने की जरूरत नहीं है, सीडी मॉर्गन ने इसको कंप्लीट किया था, ठीक है, इसे कंप्लीट किया था। इसके अंदर 30 पिक्चर्स होती हैं, वहां पे वो थे कार्ड्स, यहाँ पे 30 पिक्चर्स लिख लो या 30 कार्ड्स भी लिख सकते हो, ठीक है। जो ये पिक्चर्स दिखाई गई हैं यही होती हैं और ह्यूमन पिक्चर्स होती हैं, सब में आप देख रहे हो ह्यूमन पिक्चर्स हैं, ये ह्यूमन पिक्चर्स हैं, ठीक है। इसमें सब में ह्यूमन दिखाई, कोई सिचुएशन दिखाई जाती है, जैसे मान लो कोई पूछे कि ये फोटो दिखा के पूछे कि इस फोटो में क्या हो रहा होगा, ऐसा क्या हो रहा होगा इस फोटो में, या ये क्या कह रही होंगी इनसे, या मतलब व्हाट इज द थीम ऑफ द पिक्चर, है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं और उन्हीं से ही एनालाइज किया जाता है, ठीक है। ये सारे इसी के हैं सारे कार्ड्स। तो 30 पिक्चर्स में आप उसके आगे फर्दर उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करोगे, 2 में नहीं 3 में, 10 कार्ड फीमेल को दिखाए जाते हैं, मतलब ऐसे होते हैं जो सिर्फ फीमेल्स को ही दिखाए जाते हैं, उसमें से अनदर 10 जो होते हैं वो मेल्स के लिए बने होते हैं,
और जो आखिरी 10 होते हैं वो दोनों के लिए बने होते हैं, मतलब यूनिसेक्स होते हैं, दोनों को ही दिखाए जाते हैं। सो टोटल एक पर्सन को 20 कार्ड्स दिखाए जाते हैं, ठीक है, एक जो उनके जेंडर के लिए बने हैं और एक जो दोनों के लिए बने हैं। तो 20 कार्ड्स मेल के लिए दिखाए जाते हैं और 20 कार्ड्स फीमेल के लिए दिखाए जाते हैं। समझ गए मेरी बात? मैम इसमें ब्लैंक कार्ड भी होता है कोई एक? नहीं, इसमें तो सारे एक जैसे होते हैं, इसमें कलर वलर का नहीं है कुछ भी, बस नंबर्स का ही है। अच्छा, 31 थे कि शायद इसमें एक ब्लैंक भी होता है? इसमें तो सारे ही ब्लैक हैं। ब्लैंक 31, इट इंक्लूड्स 31 कार्ड्स। अच्छा, मेरे तो ब्लैंक होता है, 30 ब्लैंक होता है शायद इसमें। अच्छा, ब्लैंक कह रहे हो आप? मैं ब्लैंक ब्लैक कह रही मैं तो। नहीं, ब्लैंक। ओके, लिख लो, एक कार्ड ब्लैंक होता है। याद है, पुराना तैयार किया था तब याद है कि ब्लैंक भी होता है। ठीक है। देन एक होता है जी चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट, जिसे हम CAT कह देते हैं, ठीक है। ये आपका लियोपोल्ड, मेरे ख्याल से ऐसे कुछ नाम है, लियोपोल्ड बैलिक। ये बनाया था लियोपोल्ड बैलिक ने, इनका ही नाम आता है। सोनिया इसका इतना नहीं आता, वैसे सोरल बैलेड आप लिख सकते हो साथ में, ऑप्शंस में लियोपोल्ड बैलिक का ही नाम आता है, ठीक है, क्योंकि ये साइकेट्रिस्ट है और ये साइकोलॉजिस्ट है, तो मोस्टली साइकेट्रिस्ट का नाम आता है, ठीक है। ये पब्लिश हुआ था, और जो है ये बस बच्चों पे किया जाता है। इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें एनिमल पिक्चर्स होती हैं मोस्टली, मतलब मोस्टली क्या, इसमें जैसे आपको इमेजेस अगर आप देखोगे ऐसी, ठीक है, जैसे ये शेर की पिक्चर है, बैठा है शेर चेयर पे, तो ये मंकीज की है जैसे, ठीक है, कि मंकीज आपस में चिट चैट कर रहे हैं, ये छोटा मंकी है, बड़ा मंकी, तो ऐसे ना, मतलब बच्चों के लिए मतलब जैसे थोड़ा किडिश वे में, कार्टूनिश वे में इसको डिजाइन किया गया। तो इसमें एनिमल पिक्चर्स होती हैं, इसमें ह्यूमन पिक्चर्स नहीं होती हैं। प्लस इसके जो कार्ड्स हैं इसमें 20 ही कार्ड्स होते हैं, जो कि नहीं, एक मिनट रुको, 10 कार्ड होते हैं शायद। नंबर में चेक करते हैं। दोनों को सेम दिखाते हैं, बस ये याद है मेरे को। कार्ड्स चेक कर 10 लेते हैं। कार्ड हैं। हाउ मेनी कार्ड्स? 10 एनिमल पिक्चर्स, हाँ जी 10 ही है, ठीक है। तो दोनों को सेम, मतलब अगर गर्ल चाइल्ड भी है या बॉय चाइल्ड भी है तो दोनों को ही सेम दिखाए जाते हैं, इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, बस। अब यहाँ पे आपको एक तो कार्ड्स याद कर लेने हैं, मटेरियल मतलब कि क्या यूज होता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है और काफी बार आता है क्वेश्चन कि कितने कार्ड हैं, उनकी डिवीजन क्या है, ठीक है, इसमें से कितने के क्या हैं, तो ऐसा करके, जैसे TAT में हमने किया तो वो मल्टी कलर, नहीं कलर, क्या जो भी है ये पूछ लेगा। देन आपके बाकी चीजें आपकी, इनके नेम पूछे जा सकते हैं कि जैसे लियोपोल्ड बेलिक है या CD मॉर्गन है जिन्होंने वो कंप्लीट किया है, या हेनरी मुरे हैं जिन्होंने डेवलप किया है, ठीक है। और बाकी इंक ब्लॉक में तो पता ही होता है, रोशाच ने किया है। तो ये सारी हमारी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है, ठीक है, क्लियर? मैम इसमें ना एक मैंने जब 2 बनाया था तो उसमें 2 मैंने हाँ। और भी लिखे थे, एक वर्ड एसोसिएशन टेस्ट और एक सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। वो बुक में और दिए जो हुए हैं, बट वो ना सेंटेंस प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में नहीं आते, वो नॉर्मल आते हैं टेस्ट में। जैसे सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है, लेकिन वो प्रोजेक्टिव वो टेक्निक पाइने नहीं, का है, पाइने का, तो वो उसमें नहीं आता क्या? प्रोजेक्टिव में नहीं आता वो वो सेंटेंस? प्रोजेक्टिव में नहीं आता, क्योंकि सेंटेंस तो कंप्लीट हम कॉन्शियसली करेंगे ना। हम्म। मतलब मुझे अधूरे सेंटेंस दे दिए, वो मुझे ही पूरे करने हैं, तो सिंपली जैसे हम करते भी हैं, ये सेंटेंस कंप्लीशन तो हमने किया भी हुआ है ना। मतलब नॉर्मली क्लासेस में जैसे आधा सेंटेंस दे दिया टीचर ने, तो आधा हमें उसमें फिल अप करना है कि आई लाइक टू डैश डैश डैश, तो इस तरीके से बस उसको हम ये कह देते हैं सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। और दूसरा कौन सा कह रहे हो आप? वर्ड एसोसिएशन है। वर्ड एसोसिएशन में क्या होता है ना, वर्ड एसोसिएशन में
आपको मतलब कंडक्ट तो वो, बट मुझे वो कहीं से भी, मैंने खुद ने दिया, मैं खुद सब्जेक्ट रह चुकी हूँ उसका, पर मुझे वो कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि उसमें कोई कॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड कुछ भी रीड हो रहा है, और ना ही पर उसमें मैम ऐसा कुछ ऐसा भी लिखा। तो हो सकता है कि जैसे कई बार हम सिचुएशन डाल देते हैं कि कहीं भी, जैसे हम ये पिक्चर्स देख के उनको बोलते हैं ना पिक्चर पे आप स्टोरी बनाओ, हम जिस जिसमें बनाते हैं तो वो कोई भी स्टोरी बना सकते हैं, तो क्या इनमें लेकिन भी वो नहीं वर्ड एसोसिएशन नहीं है। नहीं, जैसे मैं जनरली बात कर रही हूँ ना, हाँ हाँ, कि जैसे जनरली कर सेंटेंस सकते, हाँ जी हाँ जी, कंस्ट्रक्शन है कि कुछ भी राइट, उनको एट ए सही, मोमेंट में दे दिया और उस पे बोलो आप, तो उस पे तो वो कुछ हाँ भी बोल बिल्कुल, सकते हैं, वो तो हाँ अनकॉन्शियस माइंड ही नहीं हुआ क्या? स्पेशली बच्चों के ऊपर आप ये बड़ी इजीली हाँ, अप्लाई कर बच्चों के सकते ऊपर, हो, हाँ जी, क्योंकि वही उनको कह नहीं रही हूँ। पता होता कि आप कर क्या रहे हो, बड़े को तो हाँ, पता भी होगा। जैसे बिल्कुल। मेरे को ना, हमें एक था, मतलब एक ही बच्चा आता था ट्यूशन के लिए अदर देन कोचिंग, वो मतलब आईसीएसई था उसका, मतलब अच्छा बच्चा था, ऐसे तो होमवर्क कंप्लीट करने ही आता था, तो उसको मैं इंग्लिश पढ़ाती थी, तो ना वो एकेडमी में ही आता था। एक दिन ऐसे उसको स्टोरी टेलिंग का भी था, मतलब टेस्ट था, पता नहीं क्या था, तो मैंने उसको ऐसी बुक में से निकाल के पिक्चर दिखा दी, तो उसने ना पूरा मतलब जो लिखा उसके ऊपर स्टोरी ना, वो बुलिंग के ऊपर लिखी कि बुली करते हैं स्कूल में, जैसे सीनियर्स बुली करते हैं। तो मैं उसको पढ़ के ना मैं यस, हंसते रही, मैंने कहा तेरे को कौन बुली करता है, पहले तो ये बता दे। तो सच में उसको कोई बुली करता था। तो मतलब उसने पूरा उसके ऊपर लिखा हुआ था, एंड इट वाज एक्चुअली हिज स्टोरी। तो ऐसा करते हैं क्रिएटिव बच्चे। जो हम राइटिंग बच्चों को कराते हैं वो भी तो मैम हाँ अनकॉन्शियस माइंड ही हुआ वैसे तो, क्योंकि बिल्कुल क्रिएटिव में बिल्कुल, वो अपने बारे में कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी जो बच्चों के थॉट्स ऊपर भी वही चलता है होंगे, ये भी। रिलेटेड टू हाँ, देम ही होंगे थॉट्स बिल्कुल। बच्चों के। हम्म, हम्म। तो उन पे हम कर सकते हैं बड़ी इजीली अप्लाई। ठीक है, हाँ तो ये हमारे हो गए प्रोजेक्टिव। हाँ, वर्ड एसोसिएशन की बात कर रही थी मैं, वो ना रैपिड, जैसे वो नहीं होता रैपिड फायर राउंड, कि अगर मैं मतलब मैं हाँ, कुछ नाम रैपिड लूंगी फायर। उनके बारे में, आपके पहला अक्षर जो उनके बारे में आपको दिमाग में आ रहा है आपको वो बोलना है, ठीक है, वैसा सा था वो। और उसमें काफी सारे वर्ड्स होते हैं, तो मतलब उनको आपको, जैसे अगर उन्होंने बोला स्कूल, तो मैंने बोल दिया टाइम, मतलब स्कूल टाइम पे जाते हैं, तो मतलब मेरे दिमाग में जो पहले शब्द आया मैंने वो बोलना है, तो उस वर्ड को उस चीज के साथ एसोसिएट किया जाता है, बस उसमें टाइमर लगा होता है। अगर आप एरर करते हो, जैसे मान लो कोई वर्ड बोला मुझे समझ ही नहीं आया, तो मैं उसमें जवाब ही नहीं दिया मान लीजिए, तो उसे एरर काउंट कर लिया जाता है, अदरवाइज बस नोट डाउन कर लिया जाता है। तो उन्होंने तो ऐसा कोई रिजल्ट दिया नहीं था हमें, बट हाँ वो थोड़ा सा ऐसे रैपिड फायर राउंड जैसा ही है, थोड़ा सा क्या है ही वैसा, कि अगर मैं मान लीजिए मेरे फ्रेंड्स के नाम लिखे हैं एक लिस्ट में, और वो जैसे जैसे कोई बोलता है, मुझे जो उस इंसान के बारे में पहला शब्द मेरे माइंड में आता है मुझे वो बोलना है विद इन सेकेंड्स। तो बस वो होता है। इसके अंदर बेस्ट चीज ये होती है वर्ड्स एसोसिएशन के अंदर, कि आपको झूठ बोलने का टाइम नहीं मिलता, मतलब क्योंकि इसमें यही टाइमर रीजन लगा है। होता है। यही हाँ, रीजन है कि यही ये रीजन आपके है कि अनकॉन्शियस माइंड को पकड़ लेता है फिर भी कहीं ना कहीं, कि पकड़ अगर मैंने लेता है, किसी वही है। को, हाँ जी, अगर मैंने मान लो किसी फ्रेंड का नाम लिया, उसको मैंने बोल दिया चीटर, है ना, तो इसका मतलब उसने कहीं ना कहीं मुझे चीट किया होगा कभी ना कभी, या कुछ भी ऐसा मैंने बोल दिया है ना, तो वो, और वो बोलना भी इंस्टेंट है, तो आपके पास थॉट प्रोसेस लगाने का टाइम ही नहीं है, तो इसलिए इसको इसके अंदर ले लिया जाता है। अदरवाइज इसे कोई स्पेशली डिजाइन नहीं किया गया इस तरीके से जैसे हमने अभी ये टेस्ट देखे। ठीक है, ये आपका यस मैम। दोनों पर्सनालिटी और इंटेलिजेंस दोनों के ही टेस्टिंग होती है। एक लास्ट चीज जो मैं आपको कह रही थी आपकी रह गई है, करवा दूं या कल करवाऊं? कल करवाना मैम आप। एक कल करवा इंटेलिजेंस टेस्ट रह गया, दीजिएगा। क्योंकि ठीक है, आज तो करती है वो एक बन लास्ट गई। इंटेलिजेंस टेस्ट रह गया था हमारा, कल करवा दूंगी, कोई बात नहीं। ठीक है, वेशलर का इंटेलिजेंस स्केल, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार आए हैं, और ये एचपी वाले जरूर देते हैं इसमें से क्वेश्चन, बहुत रिपीट हुआ है एचपी में ये। बाकी ठीक है, कोई ना, हम कल कर लेंगे इसको। ठीक है, बाकी इसके बाद में आपको हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट मुझे जरूर याद करवा देना, मेरे माइंड से ना स्किप हो जाता है, और कुछ टॉपिक्स मैं आपको लिख के भेजूंगी। मोटिवेशन हो गया ना हमारा, हो गया, यस मैम। रह क्या गया, गाइडेंस एंड काउंसलिंग रह गया, इसके अलावा क्या रह गया?
भी तो होता है डिफेंस मैकेनिज्म। हाँ हाँ, डिफेंस मैकेनिज्म भी करवाना है, वो भी लिख लो। उसमें से क्वेश्चन बड़े आते हैं। हाँ वो तो इम्पोर्टेंट है। मैं अपनी, मेरे पास लिस्ट बनी पड़ी है, उसको गो थ्रू करूंगी, ठीक है। फिर बताऊंगी आपको कल कि हमने और क्या क्या करना है। उसके बाद हमने फिलोसफी स्टार्ट करनी है, मतलब ये कुछ ही दिनों का रह गया है इसका। थ्योरीज वाले मेन सारे टॉपिक करवा दिए मैंने मोस्टली। और वो एक आईडी, और आप बोल रहे थे वो करवाना था आईडी ईगो वाला। ईगो सुपर ईगो है ना, पर्सनालिटी हाँ वाला, ठीक है। फ्रॉइड का अलग से कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि फ्रॉइड के 3 कॉन्सेप्ट्स है ना, वो मैं तीनों हाँ, ही वो अलग से समझ पढ़ा लिए देती मैम, वो हूँ। मुझे क्लियर नहीं होते। ईगो सुपर ईगो, कॉन्शियस अनकॉन्शियस हाँ 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 सबकॉन्शियस, और हाँ, एक वो इसकी समझ आती है साइकोसेक्सुअल की थ्योरी, यस ठीक है। मैम, ये तीनों ही चीजें इसकी इम्पोर्टेंट है। ये कल हाँ करवा तो देंगे। कल हम एक ये इनकम्प्लीट थ्योरी एक जो रहेगी, थ्योरी नहीं ये क्या टेस्ट, ये कर लेते हैं। उसके बाद हम ये कर लेते हैं, फ्रॉइड कर लेते हैं कल, ठीक है। फिर आगे मूव ऑन करते हैं। और मैम इसमें हमने क्रिएटिविटी भी करनी है क्या? क्रिएटिविटी की स्टेजेस करनी है हमने, थ्योरीज नहीं करनी है, थ्योरीज नहीं आती।